नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम जरूरी बहस में। एक महीना बीतने के बाद भी अमेरिका इजरायल का ईरान के साथ चल रहा युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि चौतरफा हमले से युद्ध और भी ज्यादा भीषण होता जा रहा है। वहीं बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण और भी ज्यादा सख्त कर दिया है। दरअसल ईरान की संसदीय सुरक्षा समिति ने एक बड़ा कदम उठाते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज की आवाजाही को कंट्रोल करने की एक योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना में भारी टोल लगाना और कुछ खास देशों के लिए पहुंच को सीमित करना शामिल है। हॉर्मुज स्ट्रेट को वैश्विक तेल व्यापार की जीवन रेखा बताया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यहाँ पर होने वाली किसी भी तरह की रुकावट का असर तुरंत दुनिया भर में ईंधन की कीमतों और सप्लाई चेन पर पड़ता है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमले की धमकी देकर जल्द ही समझौता करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। दूसरी ओर ईरान ने इजरायल और आसपास के देशों में अमेरिकी बेस पर ताबड़तोड़ हमले भी किए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ट्रंप की चेतावनी ईरान पर बेअसर साबित हो रही है। सवाल यह भी कि क्या ट्रंप की धमकी से अमेरिका ईरान को झुका पाएगा। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के जवाबों को ढूंढते के तहत होगी। तो ईरान ने चुनिंदा तौर पर कुछ देशों के जहाजों को ही कड़ी शर्तों के तहत इस स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी है। इन देशों में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, इराक और थाईलैंड शामिल हैं। बता दें कि यह अनुमति बिना शर्त के नहीं है। सवाल यह है कि युद्ध जीतने के दावे के बीच ट्रंप अब समझौते की बात आखिर क्यों कर रहे हैं। एक सवाल यह भी है कि राहत देने के बाद अब ट्रंप फिर से क्यों ईरान के पावर और वाटर प्लांट्स पर हमले की बात कहने लगे हैं। क्या ईरान के आगे ट्रंप की चाल उल्टी पड़ने लगी है। पूरी दुनिया तेल की आग में झुलस रही है। महंगाई, बेरोजगारी और ईंधन संकट से कैसे दुनिया के देश सामना करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ पैनल में मेहमान जुड़े हुए हैं। मोहिंदर महाजन जी रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, जो कि इसके अलावा ललन प्रसाद जी जो कि अर्थशास्त्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। दोनों लोगों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल मोहिंदर जी आपसे। ट्रंप की चेतावनी ईरान पर बेअसर साबित हो रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि हालांकि हमने देखा है ट्रंप बार बार अपने बयान बदलते हैं, उनकी स्ट्रेटेजीज में परिवर्तन लगातार देखने को मिलता है, लेकिन चेतावनी बेअसर साबित हो रही है। क्या ईरान को अब डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिका का कोई खौफ नहीं है, या फिर ईरान अब खुलकर इस युद्ध के मैदान में आ गया है? साफ तौर पर ईरान ने इस दौरान बयान भी दिया था कि खत्म हम ही करेंगे। थैंक यू प्रगति फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जहां तक आपने सवाल किया है ट्रंप के बारे में जी, ट्रंप की चेतावनी की शुरू में वैल्यू थी। अब उनकी जो चेतावनी है उनकी वैल्यू खत्म होती जा रही है, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट्स इतना कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कुछ पता नहीं लगता वो चाहते क्या हैं। उनका फर्स्ट एम था कि मैं ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करूंगा, क्योंकि मैं उनको न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना चाहता। उसके बाद उसने अपने जो रेफरेंस है, पॉइंट्स हैं, वो बदलते रहा है, और यहाँ तक कि बाद में कहने लगे कि मैं उनके वाटर प्लांट्स डिस्ट्रॉय कर दूंगा, उनके बाकी इंस्टॉलेशन डिस्ट्रॉय कर देंगे, वगैरह वगैरह। अब तक ये नहीं समझ लग रहा कि उनका एम क्या है। एम जो हम समझते हैं वो उनके जो ऑयल फील्ड्स हैं उनके ऊपर वो पूरा हक जमाना चाहता था, ताकि वो उससे ऑयल खींचे। आपको पता ही है कि वेनेजुला में उसने यही किया था कि वो वेनेजुला ऑयल फील्ड्स हैं उनको टेक ओवर कर लिया, प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया, वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों का आज तक ये नहीं पता लग रहा कि, और उनको विचार था कि उनका था थॉट प्रोसेस ये थी कि ये जो वॉर है ये 4-5 दिन चलेगी, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने शुरू में कुछ ऐसी इंडिकेशन भी दी थी कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन जब ट्रंप का एटीट्यूड उन्होंने देखा, वो ईरान भी एक बड़ा मिलिटरीली पावरफुल नेशन है, इसलिए उन्होंने वो धमकियों को स्वीकार नहीं किया और पूरा डट के मुकाबला कर रहे हैं। एक अभी जो पिछले कुछ दिनों से खबर चल रही है कि वो ईरान में खर्ग आइलैंड में लैंड करेंगे, उसको कैप्चर करेंगे। ये कहना बहुत आसान होता है, दूसरे के दुश्मन के एरिया में
जाके अपने ट्रुप्स को लैंड करना। 82nd एयरबोर्न डिवीजन जो यूएस आर्मी की है, वो इस वॉरफेयर में एक्सपर्ट हैं, लेकिन उस पूरी एरिया को सिक्योर करना पड़ता है बिफोर ये अपने अपने ट्रुप्स वहां पर लैंड किए जाएं। इसको इंग्लिश में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, बूट्स ऑन ग्राउंड। जितनी देर तक बूट्स ऑन ग्राउंड में सोल्जर्स ग्राउंड पे नहीं होंगे तो वो किसी एरिया को कैप्चर नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो एनिमी के एरिया में ये कैप्चर करना इट्स अ वेरी बिग ऑपरेशन। इसी के साथ साथ ही ईरान ने भी धमकी दे दी है, आओ खर्ग में आओ, आइलैंड पे आओ, हम आपके लिए तैयार हैं, आपकी रिसेप्शन करेंगे। मतलब कि हम आपको पूरा धक्के से बाहर निकाल देंगे, आपकी मरम्मत करेंगे। जी। तो कहने का ये टोटल तात्पर्य ये है कि ट्रंप को अपनी क्लैरिटी नहीं है जी। कि वो कि क्या वो चाहते हैं इससे। हर फिर बीच में समझौते की बात शुरू करने लगे, फिर कहने लगे 5 दिन के लिए विराम कर रहा हूं, फिर 10 दिन के लिए विराम कर रहा हूं। जी। ये वॉरफेयर का तरीका नहीं है। मैं एक बात और रिपीट करना चाहता हूं, पहले भी मैंने किस दूसरे चैनल पे बात की थी। जी। इट्स इजियर टू स्टार्ट ए वॉर बट डिफिकल्ट टू एग्जिट ए वॉर। बिल्कुल। वॉर को स्टार्ट करना आसान हो जाता है, लेकिन उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह अब ये लड़ाई तो शुरू कर दी है, जी। वो एक्चुअली चाहते हैं किसी तरीके से इस वॉर से निकला जाए। जी। और उन्होंने क्या इरादा कर दिया, पाकिस्तान को बना दिया मध्यस्थता के लिए। जी। पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट नेशन, जो कि जिसकी कोई वैल्यू दुनिया में नहीं है, बिल्कुल। उसको अपने मध्यस्थ करती है। ना ईरान उसके लिए सुनने के तैयार है, ना यूएस उसका सुनने के लिए तैयार है। तो आप किस तरीके से मध्यस्थता कर रहे हैं। कमिंग बैक टू इंडिया, मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, अपने प्राइम मिनिस्टर, अपने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी की बहुत इज्जत करता हूं कि उन्होंने हर तरह से अपने आप को इससे दूर रखा है। वो दोनों से दोस्ती है, इसराइल से भी दोस्ती है, यूएस से भी दोस्ती है, ईरान से भी दोस्ती है। बिल्कुल। और ऐसा देश के लिए बहुत मुश्किल होता है। इस दोस्ती के ही हमने कुछ अपने टैंकर्स जो हैं वो हार्मूज स्ट्रेट से निकाल लिए हैं। लेकिन ये कितनी देर तक ऐसा चलता रहा, रिक्वायरमेंट्स हर देश की है। बिल्कुल। किस तरीके से जब जंग खत्म हो, ये ट्रंप ने को ही डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो किसी की सुनते नहीं है। मेरे को ये भी खबर पता लगती है थ्रू चैनल से कि वो अपनी आर्मी कमांडर्स को भी रूल आउट कर देते हैं जी। कि नहीं, इस तरीके से नहीं, मेरे को ये ऑब्जेक्टिव चाहिए। लेट्स वेट एंड सी। आज 32 डेज हो गए हैं वॉर को शुरू हुए। इसमें से अब कैसे वो निकलते बिल्कुल हैं, बिकॉज मोहिंदर सब जी, देश 1 महीने इसी से का ज्यादा का है। समय हो गया और अभी भी फिलहाल युद्ध का अंत कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। चूंकि अगर ट्रंप की स्ट्रेटजीज को समझने की कोशिश करें तो वो खुद ही अनभिज्ञ हैं अपनी स्ट्रेटजी से कि वो क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। शायद उनको भी ये नहीं पता और इसका खामियाजा ना सिर्फ इसराइल, ईरान, अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया भुगत रही है। क्योंकि तेल की संकट जो हो रहा है वो सिर्फ इन तीनों देशों में नहीं बल्कि अब पूरे वैश्विक स्तर पर हो रहा है। इससे सभी देश प्रभावित हो रहे हैं। इस पर भी चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे साथ ललन जी भी बने हुए हैं। ललन जी, जिस तरह से हॉर्मुज में अब टोल टैक्स लगाने की बात की जा रही है, कहा यह जा रहा है कि ईरान ने इसके तहत टोल लगाने को लेकर के अब विचार किया है, वहां की संसद से मंजूरी भी ले ली है। तो अब कुल मिलाकर के बात ये सामने आ गई कि वहां से जो भी देशों के जहाज गुजरेंगे उनको कहीं ना कहीं उसके लिए पे करना होगा। और अगर पे करना होगा तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था भी डगमगाएगी, ना सिर्फ विश्व स्तर पर। अगर हम भारत का जिक्र करें तो भारत के भी लगातार जहाज वहां से आ रहे हैं एलपीजी लेकर के, और अब भारत को भी वहां से अनुमति तो लेनी होगी, साथ ही साथ उसके लिए पे भी करना होगा। तो अर्थव्यवस्था भी डगमगाएगी। उसके लिए सरकार को किस तरह से कदम उठाने पड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल गंभीर होता जा रहा है। क्योंकि आने वाले समय में अगर वहां पे पैसा दिया जाएगा, अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, तो कहीं ना कहीं महंगाई में भी इजाफा होगा। अब देखिए, ये बात तो ठीक है, वहाँ की पार्लियामेंट ने फैसला किया है कि जो भी जहाज होर्मुज से जाएंगे उनके ऊपर टोल टैक्स लगाया जाएगा। अच्छा, ये टोल टैक्स भी इतना भारी होगा जी। कि जो सामान जाएगा उसका जो कास्ट आएगा वो पब्लिक को ही वहन करना पड़ेगा, जो सामान खरीदेंगे अंत में। तो होगा ये कि तेल और महंगा हो जाएगा। अभी जो लड़ाई शुरू होने के पहले
ये 100 डॉलर प्रति बैरल के नीचे था। अब ऑलरेडी इस समय 110 के आसपास हो गया है और ये और बढ़ेगा। और धमकी तो यहाँ तक दी गई है ईरान की तरफ से कि ये 200 डॉलर प्रति बैरल तक कर देंगे हम। जी अगर ये सिचुएशन रही तो सारी दुनिया के लिए खतरा पैदा होगा। टोल टैक्स से और खर्चे बढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जब ये पेट्रोल और डीजल और एलएनजी इन सब का प्राइसेस बढ़ेंगे तो सारी चीजों के दाम बढ़ते हैं, क्योंकि बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट कास्ट बढ़ जाता है चीजों को ले जाने के लिए। और दूसरी ये है कि जैसे बराबर ये रिपोर्ट आ रही है कि जगह जगह ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, बड़ी लंबी लाइनें लग रही हैं, पब्लिक परेशान है। हालांकि सप्लाई की कमी भारत में नहीं है, क्योंकि भारत में अल्टरनेट सोर्सेज भी इकट्ठा कर दिए हैं। और रूस से भी हमें तेल अभी आ रहा है और बहुत सारे देशों से हमारा आ रहा है, जिसमें अंगोला भी है और नाइजीरिया भी है और अमेरिका और रूस से तो आ ही रहा है। तो तेल तो हमारा बहुत स्रोतों से आ रहा है, सिर्फ वहां से नहीं। लेकिन जब तेल के दाम बढ़ेंगे तो सब सारे ही जो सप्लायर हैं वो दाम बढ़ा देंगे। जी और खास तौर से जो तेल और गैस का मेन सप्लायर भारत का है कतर, वहाँ की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि वहाँ का जो मेन फील्ड है उसके ऊपर बार बार हमले हुए हैं और उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गई है, एक्सपोर्ट कैपेसिटी बहुत कम हो गई है। और फिर भारत के साथ एक समस्या ये भी कि और बहुत से कुछ ऐसे देश हैं जिसके साथ सऊदी अरब के और अमन के पाइपलाइन के थ्रू तेल जाता है, लेकिन भारत तक पाइपलाइन अभी तक नहीं हुई है, नहीं हो पाई है समुद्र के नीचे से। अगर वो स्थिति होती तो शायद खाड़ी के देशों से ही हम बहुत ज्यादा और पेट्रोल मंगा सकते थे और जो रिस्क हमारे ऊपर है कम है। तो उसकी वजह से भी दिक्कत तो है। और हमें इन एनी केस होर्मुज से सामान तो मंगाना ही पड़ेगा। जी और अगर मंगाना पड़ेगा तो हमें उसको टैक्स हो सकता है, टोल टैक्स हमें भी देना पड़े, जब उनकी पार्लियामेंट ने फैसला कर दिया है। लेकिन बिल्कुल। ये है कि फिर लेकिन भी अगर ललन जी, सप्लाई यहाँ वो पे हमारे। समझने वाली बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट ने केरोसिन ऑयल को भी परमिशन दे दिया। हालांकि वो लिमिटेड परमिशन है, लेकिन यहाँ पे दे दी गई है। विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं। अगर हमें पर्याप्त मात्रा में एलपीजी उपलब्ध नहीं है, ईंधन उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं, लेकिन ये विकल्प भी महंगे साबित हो रहे हैं। हाँ, ये विकल्प तो ठीक है। केरोसिन को अब उन्होंने पेट्रोल पंप पर भी अवेलेबल कर दिया है। और भारत के साथ देखिए एक फायदा ये भी है कि यहाँ के लोग एडजस्ट कर लेते हैं आसानी से। अब देखिए जो बहुत सारे रेस्टोरेंट और ये सब हैं छोटे मोटे, आप देखिए सड़कों पर जो ढाबे वगैरह हैं, इसको आप ऑब्जर्व कीजिए तो वो स्विच ऑन कर गए हैं ये पीएनजी एलएनजी से, और उस पर लकड़ी पर और कोयले पर इस तरह से। जी तो इसका असर एक ये हुआ है कि जो प्रेशर था सिलेंडर्स पर वो कम हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जो बड़े बड़े होटल्स हैं और बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर पहले गैस की बहुत खपत होती है, तो उन्होंने अपने मेनू कर्टेल कर दिए हैं। और जो पहले इतनी वैरायटी बनाते थे कुछ कम वैरायटी बना रहे हैं, खर्चे कम किया उन्होंने। और पावर से, बिजली से भी चला रहे हैं काम। तो इस तरह से अल्टरनेट तो लोग उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया और अभी कर भी रहे हैं। जी अच्छा, रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा क्राइसिस इसलिए भी नहीं होती कि वहाँ लोग गोबर के उपले वगैरह और लकड़ियां वगैरह बहुत दिनों से जलाते रहे, उनकी जी आदत पड़ी हुई है। तो अगर स्विच करना है तो धीरे धीरे वो भी एडजस्ट कर देते हैं। तो क्राइसिस जैसी सिचुएशन नहीं है कि यहाँ पर कोई इसकी वजह से कोई महामारी जैसी बात हो जाए। जी और सप्लाई सरकार ने पूरा इंतजाम किया हुआ है, अपने डिपोज पर भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जी कि कहीं भी सप्लाई में कोई रुकावट ना हो। जी और जिन लोगों को पाइपलाइन से गैस मिलती है उन्हें तो 100% गैस दिया जा रहा है। जिन लोगों को जो कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट है उनका भी कोटा बढ़ा के 20% से 50% के करीब कर दिया गया है। तो इस तरह सरकार ने कोशिश की है उसको एडजस्ट करने की। केरोसिन एक और अल्टरनेट है जो गरीब पॉपुलेशन देश की बहुत सारी ऐसी जो केरोसिन से पहले भी काम चलाते रहे, बाद फिर काम चलाने बिल्कुल। शुरू कर दिए लेकिन हैं। ये बात तो सच है कि भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो निश्चित रूप से जुगाड़ के तहत अपना काम चलाते हैं। विकल्प की ओर इस क्राइसिस के बाद लोग बढ़ने लगे हैं, वैकल्पिक माध्यम अपनाने लगे हैं। लेकिन ये बात तो भारत की है ललन जी। अगर हम अन्य देशों का जिक्र करें तो न सिर्फ भारत पर बल्कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस युद्ध के चलते ईंधन के संकट से, एनर्जी संकट से
सामना कर रहे हैं, उनके देश कैसे इससे उभर पाएंगे, उसमें वहां पर क्या कुछ लागू किया जा सकता है, इसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। लेकिन मोहिंदर जी, समझने वाली बात यहां पर यह है कि जिस तरह से ट्रंप की हर रोज रणनीति बदल रही है, स्ट्रेटेजी बदल रही है, वो बाहर तो आना चाह रहे हैं युद्ध से, लेकिन उन्होंने इतना यहां पर युद्ध इतना बड़े स्तर पर फैला दिया है कि अब वो चाह कर भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन का जिक्र किया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन किया जा सकता है, जिसके तहत हजारों लाखों सैनिकों की तैनाती की जा रही है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और कहा यह जा रहा है कि हर हालत में ईरान से युद्ध जीता जाएगा, ईरान को कब्जे में लिया जाएगा। लेकिन यहां पर समझने की जरूरत यह है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन पर अमेरिका उतर गया तो क्या वाकई इस युद्ध का अंत होगा, या फिर ये युद्ध और भयावह मोड़ ले लेगा, ना सिर्फ ईरान के लिए, इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड या बूट्स ऑन ग्राउंड कहते हैं, अगर ये खर्ग आइलैंड में जो उनका प्लान है कि वो ट्रूप्स उतारेंगे या सोल्जर्स को उतारेंगे, 5,000 का जो फिगर दिया जा रहा है, अगर ये ग्राउंड पे हुआ तो पहली बात बहुत भीषण युद्ध होगा। और अगर ये भीषण युद्ध होगा तो फिर वो उधर से निकलना और मुश्किल हो जाएगा। तो अगर ट्रंप के एडवाइजर्स को के थ्रू वो इस एक्शन को ना ले तो अच्छा रहेगा। पर ओनली प्रॉब्लम इज जो मेडिएटर्स उन्होंने पॉइंट किए हैं वो पाकिस्तान को किया है। कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग नेशन को तो दूसरे सुन लेते हैं, पाकिस्तान को कौन सुनेगा? एंड ये जो भीषण लड़ाई जो अगर ग्राउंड पे हुई तो किस हालत ये बदल सकती है, कांट इमेजिन। मैं आपको 71 वॉर का एग्जाम्पल दे रहा हूं जी। जब हमारे देश ने पाकिस्तान को पर लड़ाई हो रही थी, एक तरफ वेस्टर्न फ्रंट है जो पंजाब JNK राजस्थान बॉर्डर है, और एक तरफ ईस्टर्न फ्रंट है जो कि उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान, बाद में बांग्लादेश बना। जिस दिन वो हमको पता लग गया कि वो ईस्ट पाकिस्तान फॉल कर रहा है और जनरल नियाजी की फोर्सेस सरेंडर कर रही हैं, इंदिरा गांधी एज द प्राइम मिनिस्टर, बेस्ड ऑन एडवाइस ऑफ जनरल मानेकशॉ, लेटर फील्ड मार्शल मानेकशॉ, एकदम 17 दिसंबर को सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। दैट इज द वे टू एग्जिट। लेकिन आप दोनों तरफ करते रहो, अटैक भी करते रहो, साथ में समझौते की बात करो, वो ऐसा सोल्यूशन नहीं मिलता है। और ये डायरेक्ट, मैनी टाइम्स डायरेक्ट जो होता है अंडरस्टैंडिंग, नेगोशिएशन, वो बेटर रहती हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान की जब होती है, वी डोंट वांट एनी नेगोशिएटर, वी डोंट वांट एनी मीडिएटर्स। और आपस में कारगिल वॉर के टाइम पे या उसके बाद भी जो अभी ऑपरेशन हुए हैं जो मई में हुए थे लास्ट ईयर, वो उनका जब उनका हालत, पाकिस्तान का हालत खस्ता होने लगा तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था इंडिया को DGMO लेवल पे कि देखिए काफ़ी हो गया, 4 दिन हो गए हैं, हम चाहते हैं कि आप ये जो फर्दर ऑफेंसिव है स्टॉप करें। तो हमने पॉजिटिव रिप्लाई दिया। ये तरीके से होते हैं, ये इनडायरेक्ट नेगोशिएशन जो हैं वो कई बार सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो मेरी यही इच्छा है कि ये ट्रंप साहब ये ग्राउंड पे एक्शन ना लें ताकि ये किसी तरीके से वॉर को एंड किया जा सके। बिल्कुल, निश्चित रूप से वॉर किस तरह से एंड होगी, शायद अब इसी को लेकर के विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि अगर युद्ध आगे बढ़ा तो निश्चित रूप से ये बहुत भयावह स्थिति बन जाएगी, ना सिर्फ अमेरिका, इजराइल और ईरान के लिए, बल्कि विश्व स्तर पर भी जितने देश हैं वो भी इससे प्रभावित हो भी रहे हैं और आने वाले समय में और भी ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे। ललन जी, हम विकल्प का जिक्र कर रहे थे, भारत के पास विकल्प मौजूद है, लेकिन अगर अन्य देशों में विकल्प की स्थिति नहीं है, जैसे हमने फिलीपींस में देखा, वहां पर एनर्जी संकट को लेकर के इमरजेंसी घोषित की गई है, एनर्जी इमरजेंसी घोषित की गई है, क्योंकि वहां पर पर्याप्त मात्रा में ना तो LPG मौजूद है, ना ईंधन मौजूद है। तो ऐसे में अगर अन्य देश और देशों का जिक्र करें जो वहां से नहीं गुजर पाएंगे ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट से, आने वाले समय में निश्चित रूप से वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ेगी, उससे भारत कितना प्रभावी होगा और भारत उससे निकलने के लिए क्या कदम उठा सकता है? क्योंकि ये लड़ाई तो अब निश्चित रूप से सभी देशों को प्रभावित कर रही है, अछूता नहीं रह सकता भारत इससे। आने वाले समय में भारत इससे कैसे बचाव करेगा? देखिए, ऐसा है कि भारत भी बहुत सी चीजों का आयात करता है दूसरे देशों से,
इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स खास तौर से, और फर्टिलाइजर जैसे है। अब फर्टिलाइजर की देश के अंदर कमी हो गई है। जो फर्टिलाइजर ईरान के जो होर्मुज खाड़ी के थ्रू से आता था और जो कुछ और देशों से आता था, और यूक्रेन में जो वार चल रहा है उसकी वजह से ऑलरेडी फर्टिलाइजर की कमी हो गई है, तो इसका भारत पर तो असर पड़ा है। और बाकी बहुत सी चीजें जो रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्री के लिए हमें जरूरत होती है, हम दूसरे देशों से लाते हैं। अगर दूसरे देशों में महंगाई हुई तो उसका असर उन मटेरियल्स पर भी पड़ेगा जो हम बाहर के देशों से मंगवाते हैं, और वो चीजें भी हमारे लिए महंगी हो गई। तो कुल मिला के इसका इकानमी पर असर ये होगा कि हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में है, कीमतें कंट्रोल में है, वो कुछ आगे जाएंगी, कंट्रोल से कुछ बाहर होंगी। और जो अभी 4% पर खुदरा महंगाई भारत में है, ये 5-6% तक हो जाएगी अगर इस तरह की स्थिति बनी रही। दूसरी बात यह है कि हमारी इकानमी पर एक बड़ा व्यापक असर पड़ रहा है इस समय। और जैसे हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है, आप देखिए प्राइसेस बहुत डाउन हो गए, और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से प्राइसेस इतनी नीचे चली गई जो कोविड के टाइम में चली गई थी, और शेयर होल्डर्स का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जो विदेशी निवेशक हैं वो अपना पैसा निकाल के भाग रहे हैं यहाँ से, क्योंकि स्थिति इतनी डवाडोल है और इतनी अनिश्चितता है कि उनको पता नहीं कि हमारे पैसे का क्या होगा। तो वो अमेरिका और अन्य देशों में जहाँ डॉलर के थ्रू निवेश करने पर उन्हें ज्यादा लाभ मिल रहा है, वहां अपने पैसे पार करेंगे। तो हमारे यहाँ इस समय आप देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज बहुत तेजी से बाहर जा रहा है। जो शेयरों में पैसा लगा था वो बाहर जा रहा है, और जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें भी कमी हुई है। और फिर हमारी जीडीपी पर भी असर पड़ जाएगा। 7% पर हम अभी चल रहे थे, अब वो 5%, 6% के बीच में आ जाएगा, उसमें कमी हो जाएगी। और इस तरह से आप देखें तो जो हमारा बजट का घाटा है वो भी बढ़ रहा है। अभी जो लेटेस्ट एस्टिमेट आया है उसके हिसाब से जो सरकार ने पहले निर्धारित किया था कि 4% पर हम इसको रोकेंगे, बजटी घाटा इससे ज्यादा नहीं होने देंगे, तो अभी जो लेटेस्ट फिगर्स आए हैं उसके हिसाब से ये कम से कम आज के डेट से अगर देखा जाए तो ये 4.5% तक आ चुका है। तो ये थोड़ा और भी ज्यादा जाने की हो सकती है संभावना कि अगर लड़ाई चलती रहे तो हमारा बजट का घाटा जी भी बढ़ेगा। ठीक है, ललन जी तो आपके इस पास सब आएंगे। के मोहिंदर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मोहिंदर जी। मैं आपके माध्यम से, जी चैनल के माध्यम से ये सजेस्ट करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बोथ जो गैस कंपनियां हैं और जो उपभोक्ता हैं, कि जो हम पाइप नेचुरल गैस है जी उसमें, जो कि इंडिया में पूरी प्रोड्यूस होती है, उसमें कन्वर्ट करें। जो सिलेंडर बेस्ड एलपीजी है, जहां पॉसिबिलिटी है, हर जगह तो चेंज नहीं हो सकती, जहां पॉसिबिलिटी है वहां एलपीजी को छोड़ें और पीएनजी में कन्वर्ट करें। ये पहले गैस कंपनियों का जिम्मेवारी है कि वो उस एरिया में इस सिचुएशन को संभालें, और ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता जो है वो पीएनजी में कन्वर्ट करें, उनको फ्यूचर में भी आसानी रहेगी। एंड इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। बिल्कुल, निश्चित रूप से धन्यवाद। सिंपल प्रोसेस जरूर है, लेकिन अब इस दिशा में सरकार क्या कदम उठाएगी ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि चौतरफा हमले से अब युद्ध और भी ज्यादा भीषण स्थिति में बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि अगला कदम क्या कुछ होने वाला है ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। भारत क्या कदम उठाएगा महंगाई को कंट्रोल करने की दिशा में, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात सामने रखने के लिए। आज की जरूरी बहस में फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।